लास्ट टाइम हम लोग ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के थ्योरेटिकल पार्ट देखे थे। अगर आपको याद हो, हम लोग ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट कर, अब आने मत देना मोशन, है ना, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ने देखा। और अभी हमको देखना है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला, अ सिस्टम कंसिस्ट सॉरी नॉट दिस वन, ये मैं थोड़ा बाद में लेना चाहता हूं, एक बेसिक वाला लेना चाहूंगा पहले मैं। टू पार्टिकल्स ऑफ mass 1 kilogram and 0.5 kilogram are moving in the same direction with speeds of 2 meter per second and 6 meter per second respectively, on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface. Find the speed of center of mass of the system. Find the speed of center of mass of the system. तो देखो बेटा, यहां पर मुझे दो पार्टिकल्स दिए गए हैं, एक का मास 1 किलोग्राम, दूसरे का मास 0.5 किलोग्राम आपको दिया गया है। तो चलो सबसे पहले अपन नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, किसको क्या नाम देना है। तो m1 इज इक्वल्स टू, मैं पकड़ के चलता हूं, आपका 1 किलोग्राम, और m2 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 0.5 किलोग्राम्स, ठीक है ना। और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं विद स्पीड, है ना, आप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड। तो पहले वाले का स्पीड कितना है आपका, 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले का स्पीड कितना है आपका, 6 मीटर पर सेकेंड। तो वो आपसे कह रहा है पता लगाओ आपका कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सबसे अच्छा होगा कि कोई दिक्कत ना आए करके, ज़रा से भी गलती ना हो साइन की, तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखो। मान लो कि अपन ऐसा मान के चलते हैं वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू 2i कैप, वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू 6i कैप। अपने मर्जी से अपन ने एक्स एक्सिस चुन लिया। तो मैं कहूँगा देखो वेक्टर VCOM क्या आएगा, m1 वेक्टर v1, है ना। m1 कितना है, 1 किलोग्राम, v1 कितना है तो 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ट्वाइस i कैप मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना है, तो m2 है 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, और v2 कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 6 i कैप मीटर पर सेकेंड अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 0.5। ओके, अब 1 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस आई कैप, इट विल बी 2 आई कैप, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा, 3 आई कैप अपॉन 1.5। ओके, अब 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप कितना हो जाएगा, 5 आई कैप अपॉन 1.5। अब देखो कैलकुलेशन करो कितना आता है, इसको बताओ मुझको आंसर। 50 ऊपर वाले को 10/3 आएगा, तो 0.33, 3.33 आई कैप आएगा ये, है ना, 3.33 आई कैप मीटर पर सेकेंड। या फिर आप सिंपली बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 3.33 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में आपको, है ना।
तो एकदम इजी था, कुछ नहीं था, बेसिक सा फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्शंस का ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। हमने कहा कि वो दोनों भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मैंने वो डायरेक्शन पकड़ लिया आई कैप आसानी के लिए। तो मैंने आई कैप ले लिया और उसको लिहाज में रख के अपन ने सॉल्व किया। नहीं भी अगर डायरेक्शन लेते, हमको मालूम है डायरेक्शन सेम है, तो तक कोई डायरेक्शन को ध्यान नहीं देना जरूरी नहीं है, आप स्केलर फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बिना डायरेक्शन डाले m1v1 प्लस m2v2 करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वो डायरेक्ट आपको मैग्नीट्यूड में मिल जाएगा, है ना। तो चलो अब देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन। A system consists of three particles in motion as shown. एक सिस्टम है जो 3 पार्टिकल्स मोशन में बता रहा है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v0। ये है पार्टिकल ऑफ मास थ्राइस m मूविंग विथ वेलोसिटी ट्वाइस v0। ये है पार्टिकल ऑफ मास ट्वाइस m मूविंग विथ वेलोसिटी अगेन v0 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं 2 पार्टिकल्स जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया मैंने। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। Find the velocity of center of mass। ठीक है, find the velocity of center of mass। चलो ना जल्दी खोल दे सिबगत। तो अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपने को कैलकुलेट करना है। अब यहां खास ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 पार्टिकल्स है जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। जरा बताओगे कौन कौन से? m थ्राइस m और ट्वाइस m। नहीं तो m और थ्राइस m ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। इकलौता जो ट्वाइस m है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना। m वाले की स्पीड कितनी है? v0। ट्वाइस m की स्पीड कितनी है? थ्राइस m की स्पीड क्या है? ट्वाइस v0। और ट्वाइस m की स्पीड क्या है? माइनस v0 हम लोग बोल सकते हैं। ओके, एक मिनट, धाड़ धूड़ जो कर रहे तो कर लो अभी, है ना। अब शांति बनाए रखना। तो इसकी स्पीड v0, ट्वाइस v0, और क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, अगर आप आई कैप लगा के सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप कैसा कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको माइनस लिख सकते हैं, है ना, उससे कम हो जाएगा। तो देखो भाई कैसा करेंगे सॉल्व इसको। सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे, सबसे पहले वैल्यूज लिख देंगे कि m1 जो है वो m है और m2 जो है वो थ्राइस m है और m3 जो है वो क्या है बेटा? ट्वाइस m है। और इसी तरह से v1 कितना है तो बोले वो है प्लस v0। v2 कितना है तो वो है प्लस ट्वाइस v0 और v3 कितना है तो माइनस v0। ठीक है, तो फिर बाद में बोलूँगा मैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो चलिए देखते हैं। m1 जैसे कि हमने कहा कि m है और v1 बोलेंगे तो कितना आ रहा है?
आपका प्लस v0 आ रहा है, m2 कितना है आपका, थ्राइस m है, और v2 कितना है, ट्वाइस ऑफ v0 है। फिर उसके बाद m3 कितना है बेटा, ट्वाइस m है, और ये कितना है बेटा, माइनस v0 है। अब माइनस v0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस v0 हो जाएगा, अपॉन mv0 सॉरी m प्लस 12, ये कितना आएगा फिर, m 6m है ना, ये हो जाएगा 6m। अब देखो कैलकुलेशन करके कितना आता है ये, फिर mv0 6mv0 माइनस ट्वाइस mv0, 7mv0 में से ट्वाइस mv0 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 5mv0 अपॉन 6m, है ना। 8 2 3 6, 6mv0, ये क्या आएगा 1mv0, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 7mv0, उसमें से 2 गए, माइनस 2mv0, है ना, तो क्या बचा 5mv0, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 5v0 अपॉन 6। Find the velocity of center of mass. Find the velocity of center of mass. टाइटल नहीं रे, क्वेश्चन है। ये है m mass twice m mass which is traveling with a speed of 5v0 in a direction such that it makes angle of 37 degree with the horizontal, और ये है आपका thrice m mass जो ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v0। तो भैया ऐसा है। अब इसे आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप सारी, जैसे इसको तो दो कंपोनेंट्स में बांट दो, है ना। ये देखो, ये प्योरली वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी, ये प्योरली एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, एक एक्स एक्सिस वाली और एक वाई एक्सिस वाली। और फिर आप प्योरली एक्स एक्सिस पे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर प्योरली वाई एक्सिस पे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं क्या करता हूं, उसको कंपोनेंट्स में बांट देता हूं। तो ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा, 5v0 cos 37, 5v0 cos 37, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, 5v0 sin 37, है ना। अब देखो, इसका x एक्सिस पे वैल्यू कितना है वो पता चल गया, y एक्सिस पे वैल्यू कितना है वो पता चल गया, है ना। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इसका मास सब अपने को पहले से मालूम है। अब ऐसा है, जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूँगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं अलॉन्ग x एक्सिस निकाल रहा हूँ, अलॉन्ग x एक्सिस। मान लो ये पार्टिकल m1, m2, m3, वेलोसिटी v1, v2, v3। अच्छा चलो ठीक है, ये पहले वाला पार्टिकल, ये m1 v1 बोलते हैं ना अपन, तो इसका पार्टिकल का मास क्या है बेटा, m है। इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस कितनी है आप मुझे बताइए, 0, क्योंकि ये प्योरली कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, y डायरेक्शन में। तो भैया इसका x पे तो कुछ है ही नहीं लेना देना, 0, है ना।
अब इसका मास लिख देते हैं पहले, ट्वाइस एम। इसका वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, 5v0 cos 37, इजंट इट बेटा, है ना। इसका एक्स एक्सिस पे कितना आया, 5v0 cos 37, प्लस इसका मास कितना है, थ्राइस एम, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इन तीनों के मासेस को ऐड कर दो, m प्लस ट्वाइस एम प्लस थ्राइस एम। देखो ये जीरो को आपने m से मल्टीप्लाई किया है तो ये तो गया, ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। अब ये बचा, तो ट्वाइस m मल्टीप्लाई बाय 5v0 cos 37 कितना होगा, 4/5, sin 37 3/5 होता है, ये होगा 4/5 प्लस थ्राइस m v0 अपॉन 6m। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो ये हो जाएगा 11m v0 अपॉन 6m है, और m और ये m कैंसिल हुआ, क्या आया, 11v0 अपॉन 6, है ना। ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। अब इसी तरह से हमको निकालना है अलोंग वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस, देखो क्या आएगा फिर, मैं कहूंगा ये पार्टिकल जिसका मास m है, वाई एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, आप कहेंगे mv0, है ना। ये दूसरा पार्टिकल जिसका मास क्या है बेटा, ट्वाइस m है, इसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, तो आप कहेंगे सर वो है 5v0 sin 37, प्लस ये पार्टिकल जिसका मास थ्राइस m है, उसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, 0 है पूरी, वो प्योरली एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, वाई पे ट्रैवल कर ही नहीं रहा, वो तो 0। फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है, तो इनके मासेस को ऐड कर डालो, m प्लस ट्वाइस m प्लस थ्राइस m। आगे ये हो गया mv0 प्लस ट्वाइस m मल्टीप्लाई बाय 5v0 मल्टीप्लाई बाय साइन 37 3/5 प्लस 0 अपॉन 6m। ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कैंसर, 2 3 जा 6 mv0 प्लस mv0 क्या हो जाएगा, 7mv0, तो ये हो जाएगा 7mv0 अपॉन 6m। फिर ये m और ये m हो गया कैंसल, और अगर ये दोनों m कैंसिल हो गए तो फिर अल्टीमेटली आंसर क्या बचा, है ना, ये आ गया आपका 7v0 अपॉन 6, है ना। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब अगर उसको हमको साथ में लिखना पड़ा तो हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 11v0 अपॉन 6 i कैप प्लस 7v0 अपॉन 6 j कैप। तो ये इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। आया समझ में आपको? बट माय फेवरेट, मैं वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना पसंद करता हूं क्योंकि जल्दी हो जाता है काम, 2 बार करना नहीं पड़ता है। तो देखो अल्टरनेट मेथड, बोले अल्टरनेट मेथड कैसा है, पहले तो नॉमेनक्लेचर का डालो। m1 क्या है, तो बोले m1 है m, m2 क्या है, कितना है वो, ट्वाइस m, m3 क्या है, थ्राइस m, ठीक है। अच्छा वेक्टर v1 कितना है, वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर v1 कितना है, तो v0 j कैप, v0 j कैप। अच्छा ठीक है, वेक्टर v2 कितना है, x एक्सिस पे कितना ही है, 5v0 cos 37, है ना। तो सेपरेटली थोड़ा सा ऐसा रफ वर्क कर लो,
कि भैया ये 5v0 cos 37 होता कितना है, 5v0 cos 37 ये होता है 5v0 4/5, यानी कि ये 4 टाइम्स ऑफ v0 होता है ना, ये कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ v0। सेपरेट वर्क कर लेने का रफ में। हम कहेंगे कि देखो भाई x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर वो तो 4v0 है आई कैप। अब इसी तरह से मैं कहूंगा y एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है ना, तो हम देखेंगे अच्छा अब भी पता लग जाता 5v0 साइन 37 5v0 3/5, तो फिर ये कैंसिल हुआ, बचा क्या थ्राइस v0 है ना, तो फिर ये वैल्यू आ गई प्लस थ्राइस v0 j कैप। ओके, अब आई आखिर में ये वैल्यू, तो वेक्टर v3 क्या हुआ, ये हो गया v0 आई कैप। आया समझ में आपको बेटा, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी पता चल गई है ना। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सिर्फ वाई एक्सिस पे है, इसीलिए v0 j कैप। ये असल में x और y दोनों पे आ रहा है, तो हमने इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए, हमने पता लगाया कि x एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे कितना है। पता चला कि कंपोनेंट्स निकालने के बाद x एक्सिस पे है 5v0 cos 37 और y एक्सिस पे कितना है 5v0 sin 37। ये समझा ना, कंपोनेंट्स में बांटा मैंने है ना, x एक्सिस का इतना हुआ, y एक्सिस का इतना हुआ। हमको मालूम है कोई भी वेक्टर ऐसा रहा कि मैं बोलूंगा, पूछूंगा आपसे कि ये वेक्टर x एक्सिस पे है कि y एक्सिस पे है, आप क्या बोलोगे दोनों पे है। अगर ये वेक्टर दोनों पे है तो मैं पूछूंगा अच्छा ठीक है बता x एक्सिस पे कितना है, तो तुम बोलेंगे r cos 37 या r cos थीटा सॉरी, और यहाँ y एक्सिस पे कितना है तो r sin थीटा। याद आया कुछ है ना, कोई भी वेक्टर इस तरह से है, मैं बोलूंगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में कितनी है 5v0। x एक्सिस पे कितना हो जाएगा फिर 5v0 cos 37, y एक्सिस पे कितना हो जाएगा फिर 5v0 sin, जिस एंगल के साथ जिस एक्सिस के साथ एंगल उसको cos लगाते, तो ये 5v0 sin 37। तो बोले ठीक है 5v0 cos 37 कितना होगा, तो बोले 4/5, क्योंकि cos 37 4/5 होता है ना। बोले सर ये कैसे आया, तो ये भी बता देते हैं आपको। 3 एंगल होते हैं 37 डिग्री 53 डिग्री और 90 डिग्री है ना। 37 के सामने वाला 3, 53 के सामने वाला 4 और ये 5, तो लगाओ यहाँ से हिसाब है ना। cos 37 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, sin 37 ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। तो इससे पता चला कि भैया देखो x एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे कितना है। ये पार्टिकल तो टेंशन ही नहीं है, ये क्या कर रहा x एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा, तो उसका सिर्फ एक ही लेकर आने का अपने को v0 आई क्या। अब आगे क्या, तो बोले भाई ठीक है मैं इसको करूंगा VCOM, वेक्टर VCOM इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो बेटा m1 कितना है, m1 तो कितना है m है, ठीक है। अच्छा v1 कितना है, तो बोले v1 v0 j कैप है, लिख डाल भाई v0 j कैप प्लस m2 कितना है ट्वाइस m, v2 कितना है 4v0 i कैप प्लस 3v0 j कैप, तो हम कहेंगे 4v0 i कैप प्लस 3v0 j कैप प्लस m3 कितना है बेटा थ्राइस m, ओके मान लिया थ्राइस m। अच्छा v3 कितना है, वेक्टर v3 कितना है v0 i कैप, तो भैया ये हो जाएगा v0 i कैप अपॉन m प्लस ट्वाइस m प्लस थ्राइस m, इजंट इट, m प्लस ट्वाइस m प्लस थ्राइस m। अब क्या करेंगे आप, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा mv0, या फिर m को कॉमन निकाल लो और कैंसिल कर डालो, नहीं अभी नहीं करते जान दो क्योंकि ये बाकी ऐड होना। mv0 j कैप प्लस 2 4 जा 8 mv0 i कैप प्लस 2 6 mv0 j कैप प्लस 3 mv0 i कैप। फिर आपको 6m से डिवाइड करना है। अब m को कॉमन निकालो और कैंसिल कर डालो, तो भाई बचेगा नीचे क्या सिर्फ 6। अब आई कैप वाले सारे नंबरों को या कोएफिशिएंट्स को ऐड करो, यहां आई कैप के साथ क्या रहेगा 8v0, m तो कैंसिल हो गया, कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। यहां आई कैप के साथ कौन है 8v0 और वहां आई कैप के साथ कौन है 3v0,
चलो दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ करो 8v0 i कैप प्लस 3v0 i कैप, क्या है आपको नहीं लगता कि वो 11v0 i कैप आएगा, है ना। अब यहां क्या है, जे कैप के साथ, जे कैप के साथ क्या है यहाँ पे v0, यहां जे कैप के साथ क्या है 6v0, m तो कैंसिल हो चुका है ना, 6v0, तो क्या हो जाएगा ये 7v0 जे कैप अपॉन 6। आप अगर चाहे तो उसको स्प्लिट कर डालो, 11/6 v0 i कैप, 7/6 v0 जे कैप। आया क्या समझ में आपको? हाँ, तो देखो वही आंसर आया कि नहीं आया। बस इतना है कि भैया यहां थोड़ा सा आपको आई कैप जे कैप का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। बेहतर है कि भाई आप वो वेक्टर मेथड से करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो उसको दो बार करना पड़ता फिर आपको। ठीक है, चॉइस इज योर्स। मौसम पानी रख देना, मौसम पानी देना, वो दे दो अभी का। ये क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया ना? Two particles of masses 2 kilogram and 4 kilogram are approaching towards each other with acceleration of 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively. On a smooth horizontal surface. Find the acceleration of center of mass of the system. Find the acceleration of center of mass of the system. तो देखो भैया दो पार्टिकल्स के बारे में बात की गई है। दो पार्टिकल्स है जिसका मास 2 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। करीब आ रहे हैं मतलब दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। अरे भैया करीब आ रहे इसका मतलब क्या होगा कि देखो एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसा है ना।
तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज कैसी है? ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑपोजिट है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ऑपोजिट ही होगा, है ना। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, एक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको कह रहा है कि पता लगाओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान, बहुत 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 आसान। नीली कहां गई रे? ओके, चलो पहले नामकरण कर लेते हैं भैया। m1 इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, m2 इज इक्वल्स टू 4 किलोग्राम्स। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल्स टू लिखूंगा मैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप बेहतर जानते हैं कि मैंने -2 क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। आप चाहे तो उसको आई कैप लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक्स एक्सिस का पकड़ लो उसका डायरेक्शन और आई कैप लगा के लिख दो, वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू 1 आई कैप, वेक्टर a2 इज इक्वल्स टू -2 आई कैप, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। मगर क्या है कि थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें तो काय के लिए ज़बरदस्ती। तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो भैया वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा ऐसा, m1 म्हणजे काय 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन a1 क्या होगा 1, प्लस m2 म्हणजे काय 4 किलोग्राम, ये कितना हो जाएगा -2 अपॉन 2 प्लस 4, हाउ मच इज द आंसर? 1, वी विल सी दैट। तो 2 माइनस 8 अपॉन 6, ये तो आ जा रहा है -6/6, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इस तरफ जाएंगे वो एक्सेलरेशन। लेट मी चेक द आंसर, +1 आ गया, -1 आना चाहिए, बराबर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा उसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का। चलो, ये हो चुका है ना। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, free particles of mass cis 1 kilogram, 2 kilogram and 3 kilogram are subjected to forces 3i cap minus 2j cap plus 2k cap Newton, comma minus I cap plus 2j cap minus k cap Newton and I cap plus j cap plus k cap Newton respectively. Full stop. Find the magnitude of acceleration of center of mass. तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ये पुराना वाला हो गया ना। तो एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन सामने आपके मौजूद। 3 पार्टिकल्स है, तीनों पार्टिकल्स का मास आपको दिया गया है ना। चलो लिखते हैं फिर। सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे पास फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास है 1 किलोग्राम, और उस पे लगने वाला फोर्स, फर्स्ट पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन। ओके, दूसरा पार्टिकल
मास 2 किलोग्राम, उस पे लगने वाला फोर्स माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। तीसरा पार्टिकल 3 किलोग्राम, उस पे लगने वाला फोर्स आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप न्यूटन्स, इजंट इट? तो हर एक पार्टिकल का मास, उस पे लगने वाला फोर्स हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 प्लस m3 वेक्टर a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। अब सवाल ये है कि यार हमें तो यहां पर वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 दिया ही नहीं है ना। उसने हमको क्या दिया है, f1 f2 f3 दिया है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? आपको न्यूटन सेकंड लॉ याद आता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का एक्सेलरेशन के साथ प्रोडक्ट क्या देता है आपको? फोर्स। ये क्या हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। ये क्या हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल। ये क्या हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड पार्टिकल। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 प्लस वेक्टर f3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सही है? 7/3। लेट मी चेक द आंसर। अंडर रूट ऑफ 14/6। मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ना आपको, आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया शायद से, है ना। तो चलो ठीक है, अब देखेंगे वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 प्लस वेक्टर f3। पहले इन तीनों को ऐड कर डालो, यहीं कर डालो ना, ऐड 3 प्लस -1 क्या हो जाएगा? 2। 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1, तो प्लस 1j कैप प्लस 2 माइनस 1 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2k कैप अपॉन, चलो आपका ये आएगा फिर m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6, इजंट? तो ये तो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मगर ये आया वेक्टर फॉर्म में। मुझे लेना है इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ा तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ले लो। तो अंडर रूट देखो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, 9 प्लस 1 10, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 14, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 14/6, है ना, अंडर रूट ऑफ 14/6। आया समझ में? फिर एक नोट लिखाऊंगा मैं आपको सबसे पहले। इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0 देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0 एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0। अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ओके, तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। बोले समझो कैसा? मान के चलो ये दो ऑपोजिट चार्जेस या दो एक मासेस मेरे पास है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गौर से ध्यान दो बेटा, पहले बाद में लिखना, 2 मिनट ध्यान दे दो।
अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब इनका मोशन होता है और ये आके बस में चिपक जाते हैं, है ना। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि कहाँ चिपकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, तो इनके सेंटर ऑफ मास पे आके चिपक जाते हैं। मुझे बताओ इनका जो मोशन हुआ, इनकी अंदरूनी फोर्सेस, इनका खुद के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे उसके कारण हुआ, या बाहर से किसी फोर्स ने ढकेला। अभी एक्चुअल में तो मैंने ढकेला हाथ से मगर मैंने कहा कि इमेजिन कर लो कि इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है तो इनका बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो इनका जो मोशन हुआ एक इंटरनल फोर्स के कारण हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ, इंटरनल फोर्स के कारण। जब भी कोई दो पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर उनका मोशन हो रहा है इंटरनल फोर्सेस के कारण, इंटरनल फोर्सेस के कारण, तो उसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलता, उसका सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहेगा। अगर वो पार्टिकल वहीं, उसका सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं है, तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, फिर बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक बॉम्ब है, ऐसे 3 टुकड़ों से बना हुआ है ना। मैं आपसे पूछूंगा इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, बोले इधर बीचों बीच है कि नहीं। अब जैसे ये फटेगा तो ये एक टुकड़ा इधर भागेगा, है ना, एक टुकड़ा उधर भागेगा, एक टुकड़ा इधर भागेगा। इसके टुकड़े अलग अलग दिशा में अलग अलग रफ्तार से, वेलोसिटी से भागेंगे, मगर मुझे बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा। अगर मान लो ये इधर है थोड़ी देर के लिए, अब मैं तीसरा हाथ कहां से लाऊं तो अब भाई ऐसा इमेजिन कर लो कि एक इधर है, अब जा पकड़, इधर आ रहे इधर आ, हाँ, तो भैया एक पार्टिकल इधर भागा, एक पार्टिकल इधर भाग गया। अब मैं आपसे पूछूंगा इसका सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा, तो अभी भी इधर ही आ रहा, थोड़ा पीछे ले जा, है ना। अब बोले भैया सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा, अभी भी वही है ना, थोड़ा सा रिवर्स मिला, अभी यहां पर सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा, यहीं जहां पर पहले था वही है। तो जब, थैंक यू, तो जब तक इंटरनल फोर्सेस के कारण मोशन हो रहा है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस के कारण मोशन हो रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलता, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जहां है वहीं रहेगा। आई बात समझ। एक और एग्जांपल बताता हूं यहां पर मैं, कि देखो यहां पर अगर एक प्रोजेक्टाइल है, ये एक प्रोजेक्टाइल है, आपने इस तरह से उसको लॉन्च किया, अब वो ऊपर जा रहा, अब यहां तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। देखो ये सेंटर ऑफ मास का रास्ता है, ये मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको ऐसा बता देता हूं कि मान लो ये इस तरह से वो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा है, ये इस तरह से, ये दो मासेस है जो इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखो गौर से, यहां पे मैं पूछूंगा इसका सेंटर ऑफ मास का रास्ता क्या है, तो बोले सेंटर ऑफ मास इस रास्ते से जाएगा, है ना। नो डाउट सेंटर ऑफ मास अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमने बोला कि ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा। अचानक से यहां पर बम फट गया, ये इधर भागा, ये इधर भागा, अब ये इधर भागा, ये इधर भागा, और मैं आपसे पूछूंगा कि सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा। तो ये जो फटा, ये जो मोशन हुआ, ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ कि इंटरनल फोर्स के कारण हुआ? नहीं नहीं, फटना तो इंटरनल, ये तो मोशन एक्सटर्नल फोर्स के कारण है, मगर ये जो फटना अलग अलग, ये तो है ना, अंदर केमिकल होगा कुछ ना कुछ भरा पड़ा हुआ, उनकी उसकी वजह से ये फटा, इंटरनल फोर्स के कारण हुआ। तो ये इंटरनल फोर्स के कारण हुआ। अब फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई जरा बताना इसका सेंटर ऑफ मास अब किधर जाएगा, वहीं रहेगा, उसी रास्ते से रहेगा, सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब अचानक से भाई उसमें ऐसी कला आ गई कि फटा तो सही, थोड़ी देर के बाद वापस चिपक जाएगा, ऐसा मान लो, इमेजिन की तरह, है ना। तो वो इसी रास्ते से जाएगा वापस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई गया बात समझ में आपको? तो ये बात पॉइंट ध्यान में रखना कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पोजीशन पे माना जाता है। तो देखो एग्जाम्पल इसी कंसेप्ट पे आधारित, two particles of masses 12
twice m and thrice m are placed at separation small d on a smooth surface, they move towards each other due to mutual attractive force. Find number 1 acceleration of center of mass. Number 2 velocity of center of mass. तीसरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक कंडीशन पे है, व्हेन सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स becomes d/3. तीसरा at what distance from the initial position of mass twice m the particles collide. The particles collide. तो एक सवाल में 3 सवाल, मगर बहुत आसान से सवाल. चलिए 3 क्वेश्चंस है, 1 बाय 1 देखो क्या हो सकता है इसका आंसर. दो पार्टिकल्स है, मास ट्वाइस एम एंड थ्राइस एम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी ऑन अ स्मूथ सरफेस. तो वो कह रहा है इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स, है ना. तो सॉल्यूशन में जाएंगे आप लिखेंगे, देखो ये m1 हुआ, ये m2 हुआ, और उनके बीच में का फासला कितना है, स्मॉल डी. ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स. तो सबसे पहला सवाल है कि आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, बताइए क्या रहेगा. 0. इनके आपस के ग्रेविटेशन जो भी फोर्स होगा, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पता नहीं, मगर उनके आपस के फोर्स के कारण मोशन हुआ है. बाहर से कोई मोशन हुआ, बाहर से कुछ हुआ, बाहर से कोई फोर्स लगा था नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स था बाहर का ग्रेविटेशनल फोर्स था क्या, नहीं, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, इनके आपस का, है ना, एक हो सकता है इनके आपस का, और एक दूसरा क्या हो सकता है, आपकी जमीन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया इनमें कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0. तो मैं लिखूंगा सिंस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0
देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0। अब रही बात दूसरा, बोले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा जब उन दोनों के पीछे का बीच का सेपरेशन d/3 है। कुछ लेना देना नहीं सेपरेशन, कुछ भी हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, यहाँ रहो यहाँ रहो वहाँ रहो, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वहीं है जहाँ पहले था। तो फिर इससे सवाल का वो जवाब वही आएगा, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0 देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो इक्वल्स टू 0। आया समझ में? फिर आया अगला तीसरा पार्ट, कि ये कह रहा है तीसरे इसमें, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ मास ट्वाइस एम। ट्वाइस एम कौन है रे भाई? ये है ना m1 ट्वाइस एम, इसको अपन ट्वाइस एम बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे m2। तो ट्वाइस एम से कितनी दूरी पे आके ये चिपक जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, है ना? ट्वाइस एम से कितनी दूरी पे? तो चलो ठीक है, ट्वाइस एम से दूरी आप बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा मान लो कि वो कुछ यहाँ पर आके चिपकेंगे। तो मुझे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता लगाना है दो पार्टिकल्स के लिए, और आई थिंक आपको वो मालूम है वो कैसे निकालते हैं, है ना? ये फॉर्मूले को वैल्यू को R1 पकड़ के चलो आप, तो आप लिखेंगे तीसरे सिचुएशन में R1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। तो फिर m2 कितना बेटा? थ्राइस m है, इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि ट्वाइस m प्लस थ्राइस m। तो थ्राइस m इंटू डी अपॉन 5m, और ये कैंसल हुआ, तो देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 3d अपॉन 5। R1 इक्वल्स टू 3d अपॉन 5। आया समझ में? चलिए हो गया बेटा। मौसिम इसमें डाल देना ब्लू। गलत शॉट। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। अब अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो हम कहेंगे कि भाई अब सेंटर ऑफ मास का क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया कि आप ऐसा इमेजिन करो कि यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कई सारे पार्टिकल्स है ना, जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। इनके बीच में आपस में कोई ना कोई क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, किसी ना किसी के कारण ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको मालूम है वो सेंटर ऑफ मास पे आके चिपक जाने वाले हैं। अगर यहां पर बाहर से और कोई फोर्स नहीं है, अगर बाहर से कोई और फोर्स नहीं है,
तो इसका सेंटर ऑफ मास, मान लो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो वो वहीं की वहीं रहेगा। मगर मान लो कि ये अर्थ है, नीचे जो सरफेस है वो अर्थ है, तो वहां पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन सब को ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा नीचे, है ना। तो अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मैं क्या देखता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा नीचे सरक जाएगा। सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, नीचे सरक जाएगा ये। तो आप क्या देखते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ मासेस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, कोई भी किस्म का एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो हम क्या देखते हैं बेटा कि उसका सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे कायम नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो सरक के चला जाएगा। अगर बाहर से कोई फोर्स लगता है तो इंटरनल फोर्स तो है ही है उनका आपस में, है ना। हो सकता है कि सिर्फ इंटरनल फोर्स विद एक्सटर्नल फोर्स हो, या सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो चलो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ यहां बातें लिखेंगे, फिर प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्या हो गया, if the system of particles or masses experiences some external force, then if the system of particles or masses experiences some external force, then its center of mass gets displaced। हाँ जी, वो पैराबोलिक पाथ वाला, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें तो है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे वो दो पार्टिकल्स वाला जो बोल रहे हैं आप, वही बोल रहे हैं ना, दो टुकड़ों में फटा था, जैसे ये एक टुकड़ा है, क्या हो गया बेटा, कर लो चालू कर लो। अब देखो सारे बटन चालू करो, हो ही जाएगा कहीं ना कहीं चालू। अब देखो ये यहां से इस तरह से आप जा रहे हो, है ना। अब ये सेंटर ऑफ मास ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने फेंका ऐसा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर गया, है ना, बाद में सेंटर ऑफ मास नीचे आया। ओके, अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास ट्रैवल कर रहा है, अब ये सेंटर ऑफ मास ट्रैवल कर रहा है किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब ऐसा है कि देखो यहां से जा रहा और यहां पर अचानक फट गया, है ना, अचानक ये फट गया। तो आपको मालूम ये था कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास का पाथ ये रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास का पाथ ये रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह चेंज कर रहा है ना, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह चेंज कर रहा है, डिस्प्लेस तो हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब जाते जाते अगर मान लो कि इस जगह पे अचानक से वो फट गया दो टुकड़ों में, एक इधर गया एक इधर गया, तो अब हम कहेंगे कि अब सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, अब सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा। तो ये जो फटा ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण फटा कि इंटरनल फोर्स के कारण फटा, इंटरनल। तो अब इसके सेंटर ऑफ मास के रास्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, क्या है, दो फोर्सेस इन्वॉल्व है। ये सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, उसका रास्ता है ये, समझ में आया नहीं। तो जैसा कि आपने कहा कि जैसा कि सर ये कैसे, वो तो मूव होगा, बिल्कुल मूव हो तो रहा है ये जो मोशन। अगर यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होता तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करता था, बॉम्ब अपनी जगह पे यहीं हवा में लटका हुआ रहता था, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही सेंटर ऑफ मास इस तरह से जा रहा है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये फटेगा इस पोजीशन पे और एक टुकड़ा इधर जाएगा और एक टुकड़ा इधर जाएगा, है ना, या कितने भी टुकड़ों में फटे, 3 टुकड़ों में फट जाए, वो एक इधर गया एक इधर गया एक ऊपर गया, कहीं पे भी जाए, तो भैया हम ये कहेंगे कि इससे सेंटर ऑफ मास के रास्ते में, पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ पे ट्रैवल करेगा, और उसी पाथ पे क्यों, क्योंकि ये जो पाथ है सेंटर ऑफ मास का, वो किसने बताया है, आपके एक्सटर्नल फोर्स ने। तो वो अभी भी ट्रैवल कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, है ना। जो आप कह रहे थे
है ना। हम लोग ये कहना चाह रहे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स रहा तो डिस्प्लेस होगा, मगर हम यहां बताना चाह रहे थे कि जब ये फटा तो उस वक्त कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। मतलब ये जो फटा और पार्टिकल इधर उधर गए वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं गए, वो किसके कारण गए? इंटरनल फोर्स के कारण गए। तो उस फटने के वजह से इसके सेंटर ऑफ मास के रास्ते में कोई चेंज नहीं आएगा। वो जो रास्ता उसका बना हुआ है और ये रास्ता किसकी वजह से बना हुआ है? एक्सटर्नल फोर्स के कारण, वो उसी रास्ते पे चलता रहेगा, है ना। तो वो ये वाले कंसेप्ट से ही जुड़ा हुआ है वो भी। इसने बोला कि देखो भैया आपका पाथ है ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण, है ना, अब वो फट गया तो आप वही रहेगा, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ कि आपका पॉइंट? कि अभी आप कुछ उसमें और क्वेश्चन है उसका? नहीं, पक्का बोल दो आप अभी, ठीक है। तो हम लोग ने कहा कि भैया अगर मान लो इट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और मासेस एक्सपीरियंस सम एक्सटर्नल फोर्स देन इट्स सेंटर ऑफ मास गेट्स डिस्प्लेस्ड, है ना। और फिर मैं कहूंगा अगर ऐसी बात है तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, तो पहला देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी का स्क्वायर। फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम। तीसरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ वाला डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाले हैं UCON अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। फिर फिफ्थ वाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अरे यार ये जरूरत नहीं है ना, ये समझ में आता है रिटार्डेड मोशन के टाइम पे माइनस रहेगा। देखो यहाँ पे तो हम लोग ने क्या देखा कि अब जैसा कि हम जानते हैं कि अब इसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिल जाएगा, है ना। हमने कहा क्या कहा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा क्या? नहीं, वो जाएगा कहीं ना कहीं मोशन में रहेगा वो। तो उसकी मोशन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो सब कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूले लगेंगे। वही काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ना, ये 3 तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है। फिर तो ये इस तरह से अपने को सॉल्व करना है, तो लिख लो पहले। कर लेंगे ना लास्ट में। In the arrangement shown in figure, MA equals to 2 kilogram and MB
equals to 1 kilogram. String is light and inextensible. String is light and inextensible. Find the acceleration of center of mass of both the blocks. Neglect friction anywhere. Neglect friction anywhere. तो ये क्वेश्चन है, देखो एक पुली है, पुली के ऊपर रस्सी लटकी हुई है और उसके ऊपर दो मासेस है। यह है ब्लॉक ए और यह है ब्लॉक बी। फरजानपुरा फरसानी जी, हाँ क्या बात है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन? कहाँ चले गया? ए भाई, ये अभी टाइम है क्या बात करने की? हाँ करो बात, बिल्कुल अच्छी बात है, करो, मगर अभी ये टाइम पे नहीं। कोई फालतू डिस्कशन नहीं, चलो इधर ध्यान दो। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर एम ए इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, एम बी इक्वल्स टू 1 किलो। ये 2 किलो का, ये 1 किलो का है ना। अब हमको मालूम है कि भैया ये इसका ए ब्लॉक का वजन ज्यादा है। वाली पेन इधर है। तो देखो भैया, एम ए इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, एम बी इक्वल्स टू 1 किलोग्राम आपको दिया गया है। तो उसने कहा है कि आप पता लगाओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर बाद में आप बोलेंगे कि मेरे को टाइम दो सर लिखने के लिए। मेरी मिस्टेक है भाई। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो भैया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? तो मास ऑफ ए ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक प्लस मास ऑफ बी ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक अपॉन मास ऑफ ए ब्लॉक प्लस मास ऑफ बी ब्लॉक। इधर ध्यान दो। अब देखो यहां पर हमें ये बेसिक फॉर्मूला मालूम है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का। अब यहां पर ग्रेविटी के असर से, अब देखो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर से लग रहा है ना यहाँ पे, और जिसके कारण हम देखेंगे कि ए ब्लॉक नीचे जाएगा और बी ब्लॉक क्या होगा, ऊपर आएगा। तो हमें पता लगाना है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा। इसको जीरो नहीं बोल सकते आप। पिछली बार वो एक प्रॉब्लम में अपने जीरो लिए थे, क्योंकि वहां मोशन किसकी वजह से हो रहा था, इंटरनल फोर्सेस के कारण। यहां मोशन किसके कारण हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। इनके बीच में आपस के अट्रैक्शन और आपस के रिपल्शन की वजह से नहीं हो रहा है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हमको एक बात मालूम है कि ए ब्लॉक का वजन ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा, और बी ब्लॉक का वजन कम है तो वो ऊपर जाएगा। तो अगर ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं प्लस ए ले लेता हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस ए। मान लो इसकी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान के चलता हूं, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि भैया ठीक है, इसका अगर डायरेक्शन पॉजिटिव मान के चलूं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक प्लस रहेगा और एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या रहेगा, माइनस ए रहेगा। तो हमारा पहला टास्क तो ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स निकालना है हमको। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमें वो निकालना है। तो इसके लिए आपको लगेगा लॉज ऑफ मोशन की नॉलेज, है ना, लॉज ऑफ मोशन की नॉलेज होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक, हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो बोले देखो भैया, जिसका मास ज्यादा है एम ए इंटू जी माइनस एम बी इंटू जी अपॉन एम ए प्लस एम टू। याद आया कुछ, है ना, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, या m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा फॉर्मूला था।
अच्छा ठीक है, एम ए इंटू जी, या एम ए कितना है 2 है, जी की वैल्यू को अपन 10 पकड़ेंगे, तो 20 माइनस 10 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 10 अपॉन 3 है ना, ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 3, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन हो गया जिसकी वैल्यू आ रही है आपकी, है ना 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग आएंगे इस पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, मास ऑफ ए ब्लॉक कितना है भैया 2 किलोग्राम्स, उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो बोले 10 अपॉन 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3। ओके चलो ठीक है, प्लस मास ऑफ बी ब्लॉक कितना है, तो बोले 1 किलोग्राम, उसका एक्सेलरेशन कितना है माइनस 10 अपॉन 3 अपॉन ये कितना हो गया 2 प्लस 1 मासेस है ना m1 प्लस m2, तो चलो ठीक है, ये हो जाएगा 20 अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 3, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 10 अपॉन 3 यानी कि 10 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस एक बार आंसर चेक करने दो मुझको, जी बाय 9 10 में, हाँ बराबर है 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में आपको, है ना कि कैसा था, देख लो अच्छे से फिर से कि एक ब्लॉक एम ए करके था, ए ब्लॉक था और ये बी ब्लॉक था। ए ब्लॉक का मास कितना है 2 किलोग्राम, बी ब्लॉक का मास कितना है 1 किलोग्राम। अब क्या हो रहा है कि उनके एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये भाई ऐसा हो रहा है कि ये ए ब्लॉक नीचे आ रहा है, बी ब्लॉक ऊपर जा रहा है। मुझे पता लगाना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं बोलूंगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, एम ए इज इक्वल टू ए प्लस एम बी इज मल्टीप्लाई बाय एम बी, एम ए प्लस एम बी, ये फॉर्मूला है। तो बोले यार सबसे पहले तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा, बाद में ये फॉर्मूले में डाल के आंसर निकल जाएगा। तो वो कैसे निकालूंगा, मान लो एक्सेलरेशन ए ब्लॉक का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव पकड़ के चल लो, तो इसका डायरेक्शन क्या पकड़ेंगे आप नेगेटिव। आप चाहे तो इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने इसके ब्लॉक को पॉजिटिव ले लिया, उसको मैं ले लिया नेगेटिव। हाँ मुझे एक बात मालूम है कि जितने एक्सेलरेशन से वो नीचे जाएगा, जितने एक्सेलरेशन से ए ब्लॉक नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से वो ऊपर आएगा, बी ब्लॉक ऊपर आएगा, ये बात मुझे मालूम है। तो ऐसा है कि ठीक है, तो अगर ये प्लस ए है तो ये क्या रहेगा माइनस ए, वैल्यू सेम रहने वाली है दोनों की, सिर्फ क्या अलग रहने वाला है डायरेक्शन। तो बोले अब वो कैसे सॉल्व करूं, तो पहला टारगेट है इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना। उसके लिए अपने को लॉज ऑफ मोशन का नॉलेज लगेगा जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। बोले वो कौन सा था, है ना, हैवियर ऑब्जेक्ट के मास में से आप लोअर लाइटर ऑब्जेक्ट के वेट, सॉरी हैवियर ऑब्जेक्ट के वेट में से आप लाइटर ऑब्जेक्ट वेट को आपको क्या करते हैं माइनस करते हैं। आपने उसमें ऐसा पढ़ा था m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा करके फॉर्मूला आया था, है ना। आपने एक्सेलरेशन का पढ़ा था क्योंकि उसमें m2 ज़्यादा मास का था, है ना, और m1 कम मास का था। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर कौन ज़्यादा मास का है, ma, तो मैंने लिखा ठीक है mag माइनस mbg अपॉन ma प्लस mb। फिर उसके बाद क्या, ma की वैल्यू डाल दिया मैंने 2, g की वैल्यू 10, mb की वैल्यू डाल दिया मैंने 1, g की वैल्यू 10, तो 20 माइनस 20 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ किसका, ब्लॉक का, कि ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। तो चलो ठीक है, अब आगे हमको एक्सेलरेशन ऑफ ए पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी भी पता चल गया। अब ये वैल्यूज उठा के मैं इसमें डालूंगा मगर साइन के साथ। तो ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3, सर ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि बेटा ये ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। तो मैं बोलूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10/3, तो ये हो जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10/3 अपॉन दोनों के मास का एडिशन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10/3 क्या हो जाएगा 20 अपॉन 3, और ये माइनस 10 अपॉन 3, 20 अपॉन 3 में से 10 अपॉन 3 को आप जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, अगेन 10 अपॉन 3। तो फिर ये कैलकुलेशन 3 को नीचे जाएंगे तो 10 अपॉन 9 यानी कि 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ, लिख डालो। एक प्रॉब्लम है जो वो होमवर्क दे रहा हूं आपको, मैं कल डिस्कस करूंगा, मैं इसको कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। क्या काशा, चैन से अपनी जगह बैठ रहे हैं, तो बाहर जाना पड़ेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा मुझको आपको बाहर करना।
two particles A and B of masses 1 kilogram and 2 kilogram respectively are projected in the direction shown in figure. With speeds UA equals to 200 meter per second and UB equals to 50 meter per second. First off, initially they were 90 meters apart. They collide in mid-air and stick with each other. They collide in mid-air and stick with each other. Find the maximum height attained by the center of mass of the particles. First, assume acceleration due to gravity be constant. Small g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और क्वेश्चन में ही आपको एक डायग्राम दिया हुआ है. ओके, तो ये है ए ऑब्जेक्ट, ये है बी ऑब्जेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी यू ए, इनिशियल वेलोसिटी यू बी, ये ग्राउंड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 90 मीटर्स है. ओके, बाकी का कल या